नमस्कार, जी बिजनेस के इस खास शो में आपका स्वागत है। देखिए 2016 साल चाहे शेयर बाजार के लिए जैसा भी रहा हो, लेकिन अब हम अप्रोच करेंगे अगले साल की तरफ, यानी 2017 का आउटलुक कैसा रह सकता है। क्या 2017 में बेहतर कमाई होगी, इंडियन मार्केट्स आउट परफॉर्म करेगी, करेंसी मार्केट्स का क्या आउटलुक है, शेयर बाजार का क्या आउटलुक है और कौन से सेक्टर्स हैं जहां पर पैसा बन सकता है। और ऊपर से जो पिछले कुछ दिनों में एफआईआईस की बिकवाली हावी हो गई है, ये क्या बजट से पहले थमेगी कि नहीं। इस समय मार्केट्स के पास सबसे बड़ा प्रश्न जो है वो यही है। इन सभी मुद्दों को उठाएंगे इस शो में और बाजार के बड़े जानकार मेरे साथ आज जुड़े हैं नीलेश शाह साहब, एमडी कोटक एएमसी के। सर बहुत शुक्रिया अपना समय जी बिजनेस को देने के लिए। सबसे पहले तो हम ईयर एंडर में हैं और एफआईआईएस की जो बिकवाली पिछले कुछ दिनों में बहुत स्ट्रांगली देखने को मिली है, क्या कुछ कंसर्न्स डेवलप हो रहे हैं या फिर आपको लगता है कि बाजार पर थोड़ी और गिरावट देखने को मिल सकती है? 6 महीने को देखें तो हमें लगता है कि हम एक पेंडुलम मार्केट बनेंगे, बिकॉज कई सारी इवेंट है जो आके मार्केट की डायरेक्शन को इम्पैक्ट कर सकती है। पहली इवेंट जो हमें देखनी है वो यहाँ से लेके 20 जनवरी तक चाइना अपनी करेंसी को कितना डिप्रिशिएट करता है। अगर उनकी करेंसी डिप्रिशिएशन 4, 5, 6% होती है तो अपनी मार्केट पे नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकती है। अगर उनकी करेंसी के सामने रुपी ज़्यादा डिप्रिशिएट होता है तो अपनी मार्केट पे पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकती है। उसके बाद बजट आएगा। अब लास्ट ईयर 29 फरवरी को मार्केट ने बॉटम बनाई बिकॉज फाइनेंस मिनिस्टर ने फिस्कल कमिटमेंट के पाथ को ऑनर किया। अब इस बजट में भी हम क्या फिस्कल कमिटमेंट को ऑनर करेंगे या डिमोनेटाइजेशन की वजह से एक टेम्पररी स्लो डाउन हुआ है, उससे बाहर निकलने के लिए हम खर्चे का रास्ता अपनाएंगे। अगर फिस्कल कमिटमेंट ऑनर करते हैं तो मार्केट ऊपर आएगा, अगर फिस्कल कमिटमेंट नहीं ऑनर करते हैं तो शायद मार्केट नीचे आ सकता है। उसके बाद थोड़े आगे चलते हैं तो यूपी इलेक्शंस के रिज़ल्ट आएंगे। अगर मार्केट को यूपी इलेक्शंस के रिज़ल्ट के बाद ये लगता है कि नहीं, सरकार प्रो रिफॉर्म, प्रो इकोनॉमिक ग्रोथ पॉलिसीज़ इख्तियार करेगी तो मार्केट चलता रहेगा आगे। अगर ऐसा लगे कि नहीं, अब सरकार रवैया बदल के पॉपुलिस्ट पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करेगा तो ऑब्वियसली मार्केट में करेक्शन आ सकता है। इसके बीच में डीमोनेटाइजेशन की इम्पैक्ट कैसे आएगी, अर्निंग्स कितनी कम होगी, उसके ऊपर भी एक संवाद मार्केट के मन में रहेगा। जीएसटी का रोल आउट कैसे होता है, इटालियन डेट क्राइसिस की इम्पैक्ट कैसे होगी। सो कई सारी इवेंट आने वाले 6 महीनों में ऐसी है जिसकी घटित होने पे मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट आ सकता है। और इसलिए हमें लगता है कि आने वाले 6 महीने का समय मार्केट के लिए एक पेंडुलम होगा। कुछ घटनाएं मार्केट की फेवर में होगी तो मार्केट ऊपर जाएगा, कुछ घटनाएं मार्केट के अगेंस्ट होगी तो मार्केट नीचे आएगा। बट ये पेंडुलम की तरह स्विंग करता हुआ मार्केट है और 6 महीनों के बाद ये सारी इवेंट्स जब सेटल हो जाएगी तो ऑब्वियसली मार्केट अपनी ऊपर की रुख इख्तियार करेगा। ले लीजिए, लेकिन आपने कई ट्रिगर्स यहाँ पर गिनवाए हैं, उसमें से एक आपने सरकारी रिफॉर्म्स के बारे में बात की। सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि एफआईआईएस की देखिए जो खरीदारी हुई है वो सरकार की जो रिफॉर्म प्रक्रिया है उसको पहले भांपते हुए एफआईआईएस ने अच्छी खरीदारी करी इंडियन मार्केट्स पे। लेकिन अब जो ये पुल आउट देखने को मिल रहा है, जो बाजार से पैसा निकल रहा है, इसको कैसे देखें? क्या 2017 में एफआईआईएस का पैसा भारतीय बाजारों में फिर से लौटेगा? अगर हम बॉन्ड मार्केट में देखें तो तकरीबन 47,000 करोड़ रुपए एफआईआईएस ने विड्रॉ किया है और ये सारा पैसा बनाने के बाद विड्रॉ हुआ है। अगर हम बॉन्ड मार्केट का इंडेक्स देखें तो भारत उसमें मेंबर नहीं है, हम इंडेक्स के बाहर के कॉन्स्टिट्यूएंट हैं। जैसे कोई मिड कैप स्टॉक निफ्टी या सेंसेक्स में मेंबर नहीं होता, वैसे हम हैं। अब हमारे यहाँ पे ब्याज के दरों में कटौती हुई है, हमारी कैरी भी बहुत अच्छी थी और बाकी देशों की तुलना के समक्ष रुपया काफ़ी कम गिरा है। ये तीनों कॉम्बिनेशन ने अच्छी कैरी, कम डिप्रिसिएशन ऑफ रुपी और ब्याज के दरों में कटौती, ये तीनों ने मिला के भारत की डेट के ऊपर एफआईआई के लिए बहुत अच्छा रिटर्न पैदा किया है। अब एफआईआई के सामने दुविधा ये है कि जो नॉन इंडेक्स स्टॉक लिया था वो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, तो वो प्रॉफिट बुक करे कि नहीं करे। मेरे हिसाब से उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग का अंदेशा लिया है बिकॉज़ नॉन इंडेक्स स्टॉक के ऊपर उन्होंने इतना सारा पैसा बनाया है और इसलिए वो अपनी पोजीशन काट रहे हैं और उस वजह से हमें एक एफआईआई की सेलिंग डेट मार्केट में दिख रही है।
जो इक्विटी मार्केट में रिडम्पशन हो रहा है एफआईआई का, वो इसलिए हो रहा है कि एक बाकी देशों की मार्केट हमारे देश के समक्ष काफ़ी गिर चुकी थी, उनकी करेंसी भी काफ़ी डिप्रिशिएट हो चुकी है, तो वैल्यूएशन वाइज वो लोग बहुत सस्ते हो गए हैं। ऑब्वियसली वहाँ पे निवेश करके एफआईआई ने लॉस भी ज़्यादा लिया है, बट आज की तारीख में बिकॉज वो बहुत सस्ते हो गए हैं तो शायद लोगों को भारत बेच के वहाँ पे थोड़ा पैसा डालने का मन हो रहा है। दूसरी चीज़ ये भी है कि यूएस में इक्विटी मार्केट तेज़ी पे है और उनकी जो डेट मार्केट है वहाँ पे भी ब्याज के दरों में बढ़ोतरी हुई है, तो कुछ पैसा लोग इक्विटी से डेट मार्केट में लगा रहे हैं। उस वजह से इमर्जिंग मार्केट फंड्स में रिडम्पशन आ रही है, तो उसका नतीजा भी हम एफआईआई की सेलिंग के रूप में देख रहे हैं। दोनों मेरे हिसाब से डेट और इक्विटी दोनों की एफआईआई बिकवाली जो है वो भारत से ज़्यादा ग्लोबल परिस्थितियों के ऊपर निर्भर है। अब इस पैसे को हम कैसे वापस लेके आ सकते हैं? मेरे हिसाब से अगर हम अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ा दें, अर्निंग्स की रफ्तार बढ़ा दें और बजट के अंदर फिस्कल कमिटमेंट को ऑनर करें, तो मेरे हिसाब से धीरे धीरे करके ये सारा पैसा वापस आ जाए। लेकिन नीलेश जी, जो आपने भी बात की बजट की, उसमें एक सूत्रों के हवाले से खबर ये भी है कि टैक्स स्लैब्स में कुछ बदलाव कर सकते हैं, क्योंकि जो नोटबंदी का जो इफेक्ट आया है इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा है, उसमें कुछ राहत देने के लिए आम आदमी को, ग्राहकों को टैक्स स्लैब्स में बदलाव हो सकते हैं। तो अगर खरीदारी करनी हो तो कुछ कंज्यूमर रिलेटेड स्टॉक्स, डोमेस्टिक इकोनॉमी से ड्रिवन जो स्टॉक्स हैं, क्या वहाँ पर एक्सपोजर लिया जा सकता है? डेफिनेटली इस वक्त हमारी उम्मीद यही है कि वित्त मंत्री इस बजट में कंज्यूमर सेंटिमेंट को प्रोत्साहित करेंगे, उसको बढ़ावा देंगे और उस वजह से हम उम्मीद करते हैं कि एक जो मिनिमम इनकम टैक्स की लिमिट है 2.5 लाख रुपए की, वो बढ़ाई जाएगी। दूसरा जो टैक्स क्लास है, टैक्स का स्लैब है, उसको भी थोड़ा बढ़ाया जाएगा। और तीसरी चीज़ है कि जो टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट है उसमें भी थोड़ी बढ़ोतरी की जाएगी, ताकि एक रिटेल निवेशक के पास डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा हो और वो उसका पैसा खर्च करके इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर अपना दायित्व निभा सके। अच्छा नीलेश जी, पर ये बहुत बड़ा सवाल है मार्केट्स के लिए, और वो है ये कि ये जो अर्निंग्स साइकिल है, इसके रिवाइवल में अभी कितना और समय लगेगा? उम्मीद थी कि इस साल अर्निंग्स बेहतर करेंगी कंपनियां, लेकिन ये जो नोटबंदी एकदम से आ गई, उससे अब कहीं ना कहीं सेंटीमेंट फिर से वीक पड़ता चला जा रहा है। तो एक तो अर्निंग्स रिवाइव कब तक होगी, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अब अगले साल जीएसटी रोल आउट है, वो भी कहीं ना कहीं कंपनी के लिए बेनिफिशियल है। ऐसे में अब ये अर्निंग्स रिवाइवल के लिए कितना इंतजार करना पड़ेगा? सो जो अर्निंग्स ग्रोथ है उसको अगर हम अब देखें तो एग्रीगेट लेवल पे अर्निंग्स ग्रोथ पिछले 4 साल से नहीं आई है, बट इंडिविजुअल लेवल पे कई कंपनीज है जो 15 से 20% अर्निंग्स ग्रोथ दिखा रही है। होता क्या है कि कंपनीज मिला के कुछ प्रॉफिट लाती है, बट एक बैंक है जो अपनी एनपीएस क्लीन करने के लिए जब बैलेंस शीट साफ करता है तो बहुत बड़ा लॉस डिक्लेयर कर देता है, जो बाकी कंपनीज के अर्निंग्स ग्रोथ को निगेट कर देता है। अब हमारे हिसाब से एक बैंकिंग सिस्टम में एनपीए की जो रफ्तार थी वो कम हो गई है, जो प्रोविजन करनी थी वो भी धीरे धीरे कम होनी चालू होगी, तो ऑटोमेटिकली एग्रीगेट लेवल पे अर्निंग्स ग्रोथ भी आ जाएगा। जीएसटी के मामले में आज मार्केट कंफ्यूज्ड है, क्या वो 1 अप्रैल से लागू होगा, क्या वो 16 सितंबर से लागू होगा। सो जीएसटी रिलेटेड डिस्ट्रप्शन जब आएगा तब डेफिनेटली अर्निंग्स के ऊपर उसकी एक इम्पैक्ट आएगी, बट डीमोनेटाइजेशन और जीएसटी दोनों कंबाइंड करे तो लिस्टेड कंपनी की अर्निंग्स में ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम काफ़ी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ऑर्गेनाइज सेक्टर में बिजनेस शिफ्ट होने की उम्मीद है। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर आज टैक्स के आर्बिट्राज के बलबूते पे ऑर्गेनाइज सेक्टर से compete कर रहा है वो कम हो जाएगा, उसका बिजनेस ऑर्गेनाइज सेक्टर में ट्रांसफ़र हो जाएगा और उस वजह से ऑर्गेनाइज सेक्टर की कंपनीज में मुनाफा होगा। तो जीएसटी और डीमोनेटाइजेशन दोनों ने भले ही शॉर्ट टर्म में पेन दिया हो या दे सकते हैं, बट लॉन्गर टर्म में जो उसकी बेनिफिट से जो फ़ायदे हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन ये जो नोटबंदी की अनाउंसमेंट हुई थी उसके बाद बाजार में डर ये था सर कि ये जो इफेक्ट है ये कब तक रहेगा, कितने क्वार्टर्स तक रहेगा, और अब आपके हिसाब से ये जो नोटबंदी का इफेक्ट है क्या ये 2 क्वार्टर्स तक रहेगा या फिर उससे ज़्यादा क्वार्टर्स तक रहेगा, और इसका इफेक्ट क्या शेयर बाजार पर आना अभी बाकी है, आप समझते हैं? आज की तारीख में ये कहना मुश्किल है कि डीमोनेटाइजेशन की अर्निंग्स के ऊपर 1 क्वार्टर इम्पैक्ट होगी या 2 क्वार्टर इम्पैक्ट होगी।
कंपनीज खुद इस वक्त इस परिस्थितियों से गुजर रही है कि वो हर एक महीने को अलग अलग तरीके से ले रहे हैं। सभी का मानना ये है कि लॉन्गर टर्म में डीमोनेटाइजेशन की बेनिफिट होगी, बिकॉज ब्लैक इकोनॉमी, पैरेलल इकोनॉमी मेन लाइन इकोनॉमी से मिल जाएगी। डिजिटल ट्रांजैक्शन की वजह से करेंसी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ को फ़ायदा करेगी। हालांकि इस लॉन्ग टर्म बेनिफिट को पाने के लिए हमें शॉर्ट टर्म पेन से गुजरना पड़ रहा है। अब वो 1 महीने का है, 3 महीने का है, 6 महीने का है, वो इस वक्त कहना थोड़ा मुश्किल है। एक बार करेंसी इन सर्कुलेशन मार्केट में ढंग से आ जाए, एक बार बजट में पता चले कि सरकार किस तरह से कंज्यूमर को प्रोत्साहित कर रही है, किस तरह से वो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग करके इकोनॉमिक रिवाइवल बढ़ाने की कोशिश कर रही है, तब जाके हम अंदाज लगा पाएंगे कि ये डीमोनेटाइजेशन की इम्पैक्ट 1 क्वार्टर में ख़त्म होगी या 2 क्वार्टर में। अच्छा, पर नीलेश, यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये रही मार्केट के पिछले कुछ महीनों में, जब से डीमोनेटाइजेशन अनाउंस हुई है उसके बाद से, कि ये जो नोटबंदी से जुड़े शेयर हैं ये एकदम से चल पड़े। कई के स्टॉक्स 20-25% कई तो ऑलमोस्ट डबल भी होते हुए नजर आए। तो ये स्थिति साफ थी कि जहां पर डीमोनेटाइजेशन का बाजार एक्सपेक्ट कर रहा है कि पॉजिटिव असर होगा, खरीदारी वहां पर बन रही थी। लेकिन क्या आपको लगता है कि स्टॉक सिलेक्शन बहुत मुश्किल रहेगी 2017 में? मेरे हिसाब से 2017 में आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बट ये सारी अपॉर्चुनिटी आप एक ही प्राइस पे कैप्चर नहीं कर पाएगी। जैसा मैंने पहले बताया कि हमें 2017 की शुरुआत का मार्केट पेंडुलम मार्केट लगता है। अगर मार्केट में भरपूर तेज़ी होनी है तो उसके लिए चाइनीज़ करेंसी का डिप्रिसिएशन नहीं होना चाहिए, बजट फिस्कल साइड के ऊपर प्रूडेंट आना चाहिए, यूपी इलेक्शन में कंफर्ट मिलनी चाहिए मार्केट को कि प्रो ग्रोथ, प्रो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पॉलिसी ही चलती रहेगी। जीएसटी का रोल आउट 1 अप्रैल से लागू हो जाना चाहिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ब्याज के दरों में कम से कम 50 बेसिस पॉइंट की कटौती करनी चाहिए। ब्रेग्जिट या इटालियन बैंकिंग क्राइसिस जैसी इवेंट यूरोपियन यूनियन में नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर एक साथ होती है तो डेफिनेटली मार्केट में तेज़ी मेंटेन होती रहेगी। ऑब्वियसली घटनाएं कैसे घटित होगी ये कहना मुश्किल है। कुछ मार्केट की फेवर में होगी, कुछ मार्केट की अगेंस्ट होगी, और उस वजह से हमें लग रहा है कि मार्केट एक पेंडुलम की तरह स्विंग करेगी। एंड अगर आप एक ही प्राइस पे बाई करने की जगह पे अपने निवेश की मूड़ी को छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट में करके आने वाले 6 से 7 महीने में मार्केट में लगाने की कोशिश करें तो वो आपको एवरेज मार्केट में एंट्री कराएगा। अच्छा, ये जो आप SIP की बात कर रहे हैं, धीरे धीरे करके पैसा बाजार में डालने की बात कर रहे हैं, मैं कुछ सेक्टर्स ऐसे पूछ रहा हूँ जहाँ पर अब मार्केट बिल्कुल फोकस कर नहीं रहा है और यहाँ पर बिकवाली बढ़ रही है। बात कर रहा हूँ फाइनेंस स्टॉक्स की, NBFC शेयरों की। जिनके पास शेयर्स हैं वो क्या करें? क्या 2017 और खराब रह सकता है इनके लिए? NBFC सेक्टर में एक बिजनेस रिलेटेड इश्यूज है, दूसरा वैल्यूएशन रिलेटेड इश्यू है। कुछ माइक्रो फाइनेंस कंपनीज है, कुछ लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी कंपनीज है, जहाँ पे इस वक्त हमें लग रहा है कि उनकी बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट आ रही है, कलेक्शन इफ़िशिएंसी कम हो रही है, नया बिजनेस कम हो रहा है। कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं NBFC में जहाँ पे वैल्यूएशन काफ़ी महंगा लगता है। तो NBFC क्षेत्र ओवरऑल वैल्यूएशन की वजह से या बिजनेस रिलेटेड इश्यूज़ की वजह से इस वक्त अंडरवेट करना चाहिए। अभी भी उसमें थोड़ा करेक्शन बाकी है, चाहे प्राइस करेक्शन हो, चाहे टाइम करेक्शन हो, चाहे दोनों हो, बट इसमें एक करेक्शन का दौर अभी भी बाकी है और उसके बाद प्रोबेबली NBFC सेक्टर्स को देखना चाहिए। जबकि बैंकिंग सेक्टर में इस वक्त माहौल अलग है। कई लोगों ने अपनी तिजोरी से रोकड़ा निकाल के बैंक में डाल दिया है। अब वो बैंक के कस्टमर बनेंगे, वहाँ पे डिपॉजिट रखेंगे, उनके पास से फंड बेस्ड एंड फी बेस्ड एक्टिविटी की मशवरा लेंगे। तो ये सारी चीज़ें मिला के बैंक्स में आने वाले 2 या 3 सालों में काफ़ी हद तक ग्रोथ की गुंजाइश है। जो डिपॉजिट ग्रोथ आज 10-12% के आसपास हो रहा है वो कल को उठ के 18-20% पहुँच सकता है, अगर ये सारा पैसा बैंकिंग सिस्टम में आके आने वाले 12 से 18 महीनों में घूमने लगे। तो बैंकिंग क्षेत्र में इस तरह का जो ग्रोथ पोटेंशियल है उस वजह से हमें कॉन्फिडेंस है, हमें विश्वास है कि यहाँ पे निवेश करके आपको अच्छा पैसा बन सकता है।
लेकिन सर ये 2016 में एक और बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई, वो थी क्रूड, क्योंकि निश्चित रूप से बहुत स्ट्रांगली और बहुत स्मार्टली रिकवर करता हुआ नजर आया क्रूड। कई जानकारों को इसकी उम्मीद थी भी नहीं, लेकिन अब उसका शेयर बाजार पे असर, पेंट कंपनियों पे, टायर, एविएशन, इन स्टॉक्स पे काफी नेगेटिव देखने को मिला। अब ये जो पेरिफेरल्स में एकदम से बिकवाली आई है, इसमें क्या किया जाए? क्या आपको लगता है कि ऐसे शेयर्स में अभी एक्सपोजर लेना चाहिए, पेंट सेक्टर, टायर, एविएशन, या फिर इनको अवॉइड करेंगे? क्लियरली जो क्रूड रिलेटेड सेक्टर है उनकी प्राइस मूवमेंट क्रूड प्राइस से थोड़ी बहुत तक लिंक्ड है, और इस वक्त उन्हें दोनों बाजू फटका लगा है। एक डीमोनेटाइजेशन की वजह से लोग सोच रहे हैं कि डिमांड कम हो जाएगा, दूसरा क्रूड प्राइसेस ऊपर आने की वजह से उनकी रॉ मटेरियल प्राइस में बढ़ोतरी हुई है, तो वो मार्जिन पे एडवर्सली इम्पैक्ट करेगा। स्लोइंग जो सेल्स का माहौल है उसमें प्राइस हाइक कंज्यूमर को पास करना मुश्किल हो जाता है। तो ये दोनों वजह से उनके शेयर प्राइस पे ज़्यादा इम्पैक्ट हुई है। हमें लगता है कि क्रूड प्राइसेस यहाँ से बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, ऐसा नहीं लगता है। इनफैक्ट इसी रेंज में स्टेबल होना चाहिए। तो जो इम्पैक्ट क्रूड प्राइस की वजह से आई है वो तो ऑलरेडी प्राइस में दिखने लगी है। अब जो इम्पैक्ट है कि डीमोनेटाइजेशन की वजह से कंज्यूमर डिमांड कहाँ तक इम्पैक्ट होगी और वो कैसे रिकवर होगी। सो मेरे हिसाब से ये सारे पेट्रोल रिलेटेड स्टॉक्स है, उनके ऊपर ध्यान रखना चाहिए। एंड हो सकता है कि यहाँ से लेके बजट के बीच में आपको उसमें एंट्री करने का मौका मिलेगा। चलिए, लेकिन कुछ स्टॉक्स जो आउट परफॉर्म कर गए इस पर्टिकुलर ईयर में वो है आईटी, और वो भी लेटर हाफ में काफ़ी ज़्यादा एकदम से तेज़ी बढ़ती हुई नजर आई। तो आईटी क्लियरली एक बेनिफिट उठा गया, डॉलर इंडेक्स में बढ़त का भी फायदा था। एक सेक्टर जो लैग कर रहा है वो है फार्मा, और 2016 की शुरुआत में उम्मीद नहीं थी कि फार्मा इतनी बुरी तरह पिछड़ जाएगा। मैं बड़ी कंपनियों की बात कर रहा हूं, उन्होंने अंडर परफॉर्म किया। इन दोनों सेक्टर्स को कैसे देखते हैं आप? आईटी और फार्मा सेक्टर चाहे अपनी पुरानी ग्लोरी को रिगेन करे या नहीं करे, बट इस क्षेत्र में कुछ कंपनीज हैं जो अपनी पुरानी ग्लोरी को रिगेन भी करेंगे और उसे सरपास भी करेंगे। आईटी में अगर देखा जाए तो इस वक्त वैल्यूएशन काफ़ी सस्ता हो गया है, तो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से अब डाउनसाइड नहीं लगता है, बट उनमें शेयर होल्डर रिटर्न बनाने के लिए ग्रोथ लाना ज़रूरी है। सो जो आईटी कंपनी आज एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर रही है, एप्लीकेशन मेंटेनेंस कर रही है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट कर रही है, अगर वो कंपनीज अपने आप को नए ग्रोथ एरियाज़ में ले जा सके, जैसे डेटा एनालिटिक्स हुआ, साइबर सिक्योरिटी हुआ, इंटरनेट ओवर थिंग्स हुआ, कोई नया प्रोडक्ट हुआ, कोई नई पोकेमन गो जैसी गेम हो गई, कुछ कंसल्टिंग असाइनमेंट हो गया, कुछ डिजिटल मीडिया, सोशल, क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, किसी ने जाके व्हाट्सएप जैसी एप्लीकेशन डेवलप कर दी। जिस कंपनी अपने पुराने क्षेत्र से बाहर निकल के भविष्य में जहाँ पे ग्रोथ है उस क्षेत्र में चली जाएगी, ऑब्वियसली उस क्षेत्र की आईटी कंपनीज, उस टाइप की आईटी कंपनीज के स्टॉक में रिटर्न आने की उम्मीद है। इस वक्त बहुत सारी कंपनियां उस क्षेत्र में जाने की कोशिश कर रही हैं, जो सक्सेसफुल होंगी ऑब्वियसली उस स्टॉक में रिटर्न बनने की उम्मीद ज़्यादा है। चलिए नीलेश जी, बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और जी बिजनेस की पूरी टीम की ओर से आपको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं।